हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीक्षित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका ईसीजी और गेट गुरुज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके लिए एक रिजल्ट अपडेट लेके आया हूं। जी हां, अभी जो रिसेंटली गेट का रिजल्ट अनाउंस किया था आईआईटी ने, तो उसका रिजल्ट हमारे इंस्टीट्यूट से जो दिया है, बेस्ट रिजल्ट है, दैट इज 67। आज हमारे बीच में जो रैंक होल्डर है ऋषिराज राठौड़, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं। तो उन्होंने ये ऑल इंडिया रैंक 67 जो है अचीव किया है। तो मैं आज स्वागत करना चाहूँगा हमारे स्टूडियो में ऋषि राज का। स्वागत है ऋषि राज आपका। और आज हम ऋषि राज से, जिन्होंने ये अचीवमेंट की है, उनसे उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि उनकी ओवरऑल जर्नी उन्होंने किस तरह कवर की, और गेट गुरुज और ईसीजी ने कैसे उनको हेल्प किया। तो ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं गेट 2026 के लिए, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू रहने वाला है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जॉब अपडेट्स, रिजल्ट अपडेट्स, नोटिफिकेशंस हम टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। तो मैं एक बार फिर ऋषि का स्वागत करना चाहूंगा। स्वागत है ऋषि। तो आप सबसे पहले मैं चाहूंगा कि बच्चों को आप इंट्रोड्यूस करें, प्लीज। Hello, I am Rishi Raj Rathod and I have done my BTech from Punjab Engineering College, Chandigarh, and I have joined ECG 2024 in January. So this was my little bit of introduction. Thank you, sir. थैंक यू ऋषि। मैं भी पैक से ही पास आउट हूँ और मुझे पता है, लगा कि आप हिमालय हॉस्टल में रहते थे। मैं हिमालय हॉस्टल का सीनियर भी रहा हूँ। सो थैंक यू। तो ऋषि, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी, मैं क्या, हमारे जो ऑडियंस है, जो स्टूडेंट्स है, ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी जो प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी है वो किस तरह से रही, कैसे आपने स्ट्रेटेजी जो है डेवलप की। क्योंकि 67 रैंक लेना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऐसे टाइम में जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट के अंदर। और आपने नॉट ओनली इन ईसी, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में भी अच्छा रैंक, जो आपका 160 रैंक जो है आपने अचीव किया है। तो दोनों ब्रांचेस में इनके रैंक बहुत अच्छे हैं। तो आपकी कैसी प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी रही, प्लीज आप स्टूडेंट्स को बताइए। सर मेरा थोड़ा सा ऑफलाइन का ज़्यादा सेंट्रिक रहता है, बिकॉज ऑफलाइन कोचिंग एक तो अपने को एनवायरनमेंट देती है, इंटरेक्शन देती है, बेटर डाउट सॉल्विंग चीज़ें देती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चे डाउट में रहते हैं ना कि हमें ऑनलाइन जाना चाहिए ऑफलाइन जाना चाहिए, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिसिप्लिन्ड है, तो तो अलग बात है। बट एक ऑफलाइन कोचिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है आपकी प्रिपरेशन को। सेकेंड ऑफ ऑल, मैं हमेशा चंक्स में अपनी प्रिपरेशन करता हूँ, लाइक कि एंड गोल गेट है, बट जैसे मेरी स्ट्रेटजी हमेशा ये रहती है कि वीकली जो टेस्ट हो रहे हैं या बाइक वीकली टेस्ट हो रहे हैं, मुझे उसके अंदर सिक्योर करना है अपनी रैंक। और जैसे जो भी टॉपिक चल रहा है, तो अगर जैसे टॉपिक ख़त्म होता है तो विद इन एंडिंग द सेकेंड टॉपिक, तो उसके पी वाई क्यूज़ और उसके जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, जो भी मेरे को ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकता हूँ, वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए अगले टॉपिक के ख़त्म होने से पहले। फिर मेरा थोड़ा सा ये रहता है कि टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग में ज्वाइन कर ली थी, तो टेस्ट सीरीज में मार्क्स आने के बाद में मैं ये जज करता हूँ खुद को कि नाउ सब्जेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड और नाउ टॉपिक हैज़ बीन कंप्लीटेड। उससे पहले सिर्फ नोट पढ़ना या सिर्फ थोड़ा बहुत ऊपर से देख लेने से टॉपिक ख़त्म नहीं होता, कि क्लास में हो गया तो टॉपिक ख़त्म हो गया। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ होती है कि यार सर ने पढ़ा दिया तो ये तो हो ही गया है। तो वो मेरा रहता है कि मैं हमेशा जज अपनी प्रिपरेशन को जज मार्क्स से ही करता हूँ। तो प्रैक्टिस तो गेट तो प्रैक्टिस का ही गेम है, तो यही मेरा ओवरऑल रहता था। थैंक यू ऋषि। तो एक मेरा और क्वेश्चन है कि आपने कब, आपके जहन में आया, क्योंकि कई स्टूडेंट जैसे ही एंटर करते हैं या उन्होंने प्रॉपर काउंसलिंग करवाई है, कुछ भी है, तो उनको गेट का आइडिया होता है। कई स्टूडेंट्स को, मैं अभी कई कॉलेजेस में जाता हूँ सेमिनार के लिए, तो कई बच्चों को गेट का पता ही नहीं होता कि गेट जो है वो क्या है। तो आपको गेट के बारे में कब पता चला? और क्योंकि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स जो है एलिजिबल है अब गेट के लिए, कुछ टाइम के लिए फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल थे, तो आपको कब गेट के बारे में पता चला और कब आपने गेट की प्रेपरेशन स्टार्ट की? क्या आपने थर्ड ईयर में
गेट का एग्जाम दिया था या नहीं दिया था, ये भी आप स्टूडेंट्स को बताएं प्लीज। नहीं, मैंने थर्ड ईयर में एग्ज़ाम दिया भी नहीं था और मुझे एज इन देना भी नहीं था उस टाइम जब मैं पैक में आया था तो हमारे वहाँ पे कोडिंग कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे भी कोड कर रहे होते हैं, सीएससी वाले तो करते ही हैं। तो हमारे ज़्यादा ऐसा था कि आए हैं कोडिंग करेंगे, इंटर्नशिप वगैरह ग्रैब करनी है। तो जैसे सब कर रहे थे मैं भी वही कर रहा था। मैंने 3 साल लिटिल की 5th सेमेस्टर तक मैंने कोडिंग करी, सारे वेब डेवलपमेंट करे, डीएसए करा, एंड्रॉयड भी थोड़ा बहुत सीखा, थोड़ा बहुत सब तरह के से जो भी कर सकता था मैंने कोडिंग लाइन में ही किया। उसके बाद मेरी इंटर्नशिप लगी एक स्टार्टअप में। और फिर जब मैं कॉरपोरेट कल्चर में एंटर हुआ तब मैंने अपनी मुझे वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। तो उसके बाद मैंने जब वहाँ से आया था तब मैंने सोचा कि नहीं यार, कॉरपोरेट मेरे लिए सही नहीं है। मेरी पर्सनैलिटी जैसी भी है कि सबको अपना अपना पता होता है। तो मुझे ऐसा था कि मुझे थोड़ा सा गवर्नमेंट लाइन में ही जाना है। और फिर उसके बाद में जब गेट देखा तो गेट तो लाइक गेटवे फॉर अपॉर्चुनिटीज़ है, तो इससे तो मतलब सारे ही दरवाजे खुलते हैं। तो उसके बाद मुझे गेट का पता चला। तो 24 की जनवरी में मैंने स्टार्ट किया था, अटेम्प्ट दिया था 24 का। बट जस्ट उस टाइम मेरे 33 मार्क्स थे, कुछ 2600 रैंक थी। तो वो थोड़ा बहुत जैसे मैथ्स एप्टी डिजिटल इजी सब्जेक्ट होता है तो बस उससे करके दे दिया था मैंने। तो ऋषि, जैसे टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है पूरे एग्जाम में। 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है, 65 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स। तो आपने जो आपका टाइम मैनेजमेंट था, कोई भी एग्जाम ले हम इंडिया के अंदर, जो टॉप गेट इज ऑल्सो प्रेस्टिजियस एग्जाम इन इंडिया, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने उस टाइम मैनेजमेंट को कैसे मैनेज किया। उस 3 घंटे के क्या आपके ऊपर कितना प्रेशर प्रेशर तो एग्जाम का हर किसी के ऊपर रहता ही है। आपको परफॉर्म करना होता है, 3 घंटे होते हैं आपके पास, क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज किया, और वो जो प्रेशर रहता है एक एग्जाम का, उसको आपने कैसे हैंडल किया। तो सर ये जो 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट है ना, स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं समझ आता। तो ये सब चीज़ें अपन मॉक से ही सीख सकते हैं। तो आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉक्स देंगे और हर एक में ट्राई करो कि अलग अलग स्ट्रेटजीज, जैसे गेट एग्जाम में अपने क्वेश्चन पेपर देखने का भी एक ऑप्शन होता है। तो लाइक मैंने पहले स्ट्रेटजी ये देखी थी कि मैं पहले 10 मिनट इन्वेस्ट करूँगा, वो क्वेश्चंस मार्क कर लूँगा जो मेरे को आते हैं, उसके बाद में मैं रश करूँगा बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए। बट लाइक कि मैंने एक ऑल इंडिया टेस्ट हुआ था, आई सपोज एस अकेडमी ने करवाया था ऑल इंडिया टेस्ट जस्ट गेट एग्जाम से पहले। तो अगर एग्जाम थोड़ा सा टफ आ गया या थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में ज़्यादा आ गया ना, तो वहाँ पे मेरी वो स्ट्रेटजी फेल हो रही थी। तो वो चीज़ मैंने मॉक से ही समझा कि यार ये चीज़ें हर एक पेपर के लिए वैलिड नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा और मॉक दिए। फिर मैंने ऐसे क्रिस्प करते करते एक लास्ट स्ट्रेटजी पे आया कि लाइक कि जैसे अब मैं बीच में क्या कर रहा था कि एप्टीट्यूड जो था उसको फर्स्ट हाफ मतलब 50% टाइम के बाद में सॉल्व कर रहा था। कि मैं पहले वो क्वेश्चंस कर लेता हूँ जो मुझे आते हैं टेक्निकल के, फिर चिल होके एक बार एप्टीट्यूड करूँगा और फिर जो वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँगा जो नहीं आते थे या जो मुझे एक बार डिफिकल्ट लगे थे। बट जब अगर आपने स्टार्टिंग में ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स में और आपको पता है कि अब टाइम कम है, तो उस टाइम में ना एप्टीट्यूड की जो वो लैंग्वेज होएगी, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे ना, उन वो एक बार दिमाग में बिठाने के लिए आप बहुत ज़्यादा पैनिक करोगे। उसके बाद में फिर मेरी यही स्ट्रेटजी थी कि एप्टीट्यूड सबसे पहले आराम से कूल माइंड से एप्टीट्यूड अटेम्प्ट करते हैं, 20 या 25 मिनट्स मैक्सिमम देते हैं। जो नहीं होगा बाद में आगे कर लेंगे, नहीं तो एक बार एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं रहना। और उसके बाद शांति से पहले 1 मार्क्स वाले सारे टेक्निकल और फिर 2 मार्क्स वाले में, क्योंकि ज़्यादा टाइम अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 मार्क्स के में ईगो लेके ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है। मैंने आईएन के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पे ईगो स्टिक हो भी गई थी, बट वो चीज़ मैंने अपने इसी में सुधारी। तो 1 मार्क्स में तो बिल्कुल भी ईगो आनी नहीं चाहिए। 2 मार्क्स में अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार अगर मैं इस पर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर दूंगा तो आप जाइए, वो भी सिर्फ एमसीक्यू में, एनएटी में और एमएसक्यू में। जितना ज़्यादा टाइम आप बाद में ले लीजिएगा, बट एकदम से मत लीजिए।
क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एमएसक्यू में ऑप्शन मल्टीपल हो सकते हैं, तो फिर से आपको हर एक क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। और एनएटी में जहाँ पे कुछ आपको पता ही नहीं है, आइडिया नहीं है, और आप उसमें 4 मिनट या 5 मिनट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो एक उस टाइम आपके लिए सही चीज़ नहीं है, क्योंकि आप फिर लास्ट में पैनिक करेंगे। तो पहले एमसीक्यूज 1 मार्क्स और फिर 2 मार्क्स भी एमसीक्यूज कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपका टाइम बचा, फिर उसके बाद तो यही है कि अब जैसे 45 मिनट्स बचे हैं, अब आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे वो आपके प्लस में ही आने वाले हैं। तो मेरा हमेशा यही रहता था उसके बाद में। क्योंकि ऋषि आपने जो ये टेस्ट है ये बीटेक परसुइंग स्टूडेंट आप रहे हैं, है ना, और उसके साथ आपने ये टेस्ट निकाला है बीटेक करते करते, तो बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना। एकेडमिक करिकुलम होता है आपका इंस्टीट्यूट का, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, उसके साथ आपने कोचिंग में कैसे उस टाइम को मैनेज किया, कैसे आपने दोनों को मैनेज करके चले और ये जो है 67 रैंक अचीव किया। दूसरा क्वेश्चन मैं इसी में कंटिन्यू करूंगा कि जो आप आपने जो 67, नो डाउट बहुत अच्छा रैंक है, तो आपको क्या लगता है कि क्या गलतियां या क्या कमियां आपसे रहेगी कि अदरवाइज इट वुड हैव बीन अंडर 10 एज वेल। तो आपको क्या लगता है कि क्या गलतियां क्या रही आपकी तरफ से, या क्या आपको लगता है कमियां रही कि जो मुझे, मैं पर्सनली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा हो सकता था। तो आप अगर स्टूडेंट्स को ये बताएंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर वो उस तरह की गलतियां या उनमें अंदर कमियां हैं तो डेफिनेटली वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। प्लीज। तो सर जो मेरी कमी बहुत रह गई थी ना, कि मेरे लाइक दिसंबर दिवाली, नवंबर दिवाली के आसपास मेरे डेंगू हो गया था। तो वो एक 20 डेज का गैप आ गया प्रिपरेशन में। फिर जब मैं वापस आया तो वो जो 20 दिन जो चीज़ें छूट गई है, जो एक वैक्यूम बन गया है, गैप आ गया है, तो उसको पूरा करने के लिए पहले तो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा हूँ मैं, चीज़ों को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा। और उसकी वजह से मैं पढ़ाई करने की बजाय ज़्यादा दोस्तों के साथ चिल आउट कर रहा हूँ ताकि मूड सही हो पाए। तो लाइक लिटिल मैंने अपने अराउंड 1 मंथ वेस्ट कर दिए, जो बहुत क्रूशियल टाइम था मेरा। दिसंबर टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। तो वहाँ पे मेरे को ये लगता है कि अगर वो थोड़ा सा, मैं जैसे डेंगू में जब घर पे था तो उस टाइम चिल आउट करके साथ साथ में कुछ रिवीजन वगैरह जितने भी टॉपिक्स कर रखे थे, क्योंकि बेड रेस्ट भी था, एज इन कोई बहुत ज़्यादा उसमें होता नहीं। जितने आप हॉस्पिटल में है वहाँ पे ठीक है, आप एक बार रेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद रिवीजन जैसे बस एक बार देख लीजिए वो चीज़ें। एकदम से पूरा गैप नहीं आता कि आप बिल्कुल ही छूट गए हो अपनी प्रिपरेशन से। और सेकंड ऑफ ऑल अगर मैं पेपर अटेम्प्ट की बात करूँ तो प्रेशर रहता ही है, और आप ईगो में कोई कोई क्वेश्चन ऐसे ईगो नहीं आती, बट ऐसे लगता है कि यार 1 मिनट और दे देता हूँ हो जाएगा, 1 मिनट और दे देता हूँ अभी हो ही जाएगा। तो पहले तो ये चीज़ गलत होती है। फिर एनएटी में जैसे मेरे को अभी भी 2-3 क्वेश्चंस याद है, कि एक तो ऐसा था कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन था। उसमें कई बार ज़्यादा अकल लगाना भी सही नहीं होता। उसमें मैं डायरेक्शन में मैं वो 6.625 आंसर आ गया था। मैं देख रहा हूँ कि करंट की डायरेक्शन यार रिवर्स हो रही है, ये हो रही है लेंस लो की वजह से। तो मैं वहाँ पे -0.625 कराया, तो वो डायरेक्ट मेरे 2 मार्क्स चले गए। सेकेंड ऑफ ऑल एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक हमारे क्वेश्चन आया था, उसमें एक्स की जगह उन्होंने टी में लिख दिया। तो वो लाइक लिटिल जब मैंने क्वेश्चन देखा ना, तो वो टी में मैं इक्वेशन को ही विजुअलाइज नहीं कर पाया, एकदम से फेमिलियर हो नहीं पाया। तो मैंने सोचा कि बाद में कर लूँगा, और फिर वो बाद में स्किप हो गया। तो वो 2 क्वेश्चंस लाइक लिटरली मेरे बहुत थोड़े चुभते हैं अभी भी, क्योंकि वो होते तो मे बी और 25, क्योंकि अभी मेरे 68 मार्क्स हैं। 4 मार्क्स तो लिटल ऐसे थे कि जो मैं बस यूं ही छोड़ आया। बाकियों में भी इम्प्रूवमेंट तो और भी हो सकता था, एनआईटी में थोड़ा सा और टाइम दे सकते हैं। एनआईटी इसीलिए बहुत ज़्यादा वो डिफिकल्ट है, क्योंकि एक क्वेश्चन में ऐसा आया है कि वो सिर्फ इंटीजर टाइप था या क्या, कुछ भी मेंशन नहीं होता। तो मेरा आंसर आ रहा है 5.025 और आंसर है 5 to 5। अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जब भी प्रैक्टिस करता था मैं ट्राई करता था एटलीस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लेके आऊँ और आंसर लिखूँ, ताकि ऐसा कुछ एरर आने की पॉसिबिलिटी ना हो। तो ये तो एनआईटी में अब बिल्कुल हम जज नहीं कर सकते। एमएसक्यू में भी कई बार अपने को बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग लगता है कि ये ऑप्शन भी है। अब की बार ईसी में तो बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है कि बहुत सारे एमएसक्यू क्वेश्चंस के सिर्फ सिंगल करेक्ट थे। तो वो तो मैंने समहाउ क्रैक कर लिया था, मैंने सिंगल करेक्ट ही करे। बट काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको ये बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि एक परसेप्शन ये है कि यार एमएसक्यू है
तो एक आंसर तो नहीं होगा, एक से तो ज़्यादा होना ही चाहिए। तो लाइक बच्चे बस फील में कि यार ये तो नहीं, इसके साथ ये भी इसमें लग रहा है, तो वो दो करके ही आते हैं मिनिमम। तो वो एक है थोड़ा सा, अगर आप ध्यान दें तो बहुत सारे एमएसक्यू में कई बार ट्रिक खेली जाती है, सिर्फ सिंगल करेक्ट भी होता है। तो उसमें थोड़ा सा खुद पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हाँ अगर एक लग रहा है तो फिर वो एक ही है। तो ये थोड़ी सी कुछ मेरी मिस्टेक्स थी कि एनएटी और एमएसक्यू में अगर और थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाता, पेपर में थोड़ा सा और चीज़ें कर पाता, तो मे बी कुछ और मार्क्स आ पाते। क्योंकि बिकॉज कुछ नंबरों की बात थी। आई सपोज कि 72 मार्क्स वाले 25 या 20th पे रैंक पे बैठे हैं, 75 अगर आ जाते तो फिर आप टॉप 10 में आ ही जाते। हाँ, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया जो ये क्वेरीज थी। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को सीख लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए। अब नेक्स्ट जो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपको आपने जैसे बहुत से बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं, आपको क्यों लगा कि आपको ऑफलाइन करना चाहिए या ऑफलाइन में? क्योंकि देखिए, सेल्फ स्टडी होती है, फिर ग्रुप स्टडी, फिर कोचिंग, कोचिंग लास्ट में आती है। तो आपने कैसे कोचिंग सिलेक्ट की, कैसे आपको हमारे बारे में पता लगा, और कैसे आपकी जर्नी रही? हमारे टीचर्स जो आपके टीचर किसी भी इंस्टीट्यूशंस की सोल होते हैं, तो टीचर जो थे हमारे, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो आप स्टूडेंट्स को ये बताइए कि कैसे आपने सिलेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट की करी और कैसी आपकी जर्नी रही। तो सिलेक्शन के ऊपर तो ऐसा था कि जब मैंने चंडीगढ़ में चेकआउट करने लिस्ट बनाई, तो मेजर मेजर जो टॉप 2-3 कोचिंग्स ही आ रही थी। उसके बाद फिर मैं कोचिंग में आया, तो उस टाइम ईसीजी नाउ की गेट गुरुज था। तो जब हमारे पास वो था, क्या हम एक एक वीक का डेमो सेशन था। तो जब मैंने सर से इंटरेक्शन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर खुद एक सर्विसमैन है, तो उनको बहुत ये आइडिया था कि किस चीज़ में होना है, किस कैसे चीज़ें करनी है, कैसे गवर्नमेंट को आगे करेंगे। क्योंकि मेरा थोड़ा सा अभी भी ईएससी को लेके सेंट्रिक हूँ कि आगे गेट हो गया बट अभी ईएससी भी क्लियर करना है। तो वहाँ पे शायद तक हमारे विजन्स मैच हो गए, रेजोनेंस क्रिएट हो गया। सर से बात करके ऐसे लगा कि हाँ यही वो गाइडेंस है जो मैं शायद तक ढूंढ रहा था, जो मुझे चाहिए थी। फिर सेकंड ऑफ ऑल, एक तो ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि एक तो एनवायरनमेंट मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लास के अंदर आ रहे हो तो आपका ग्रुप बनेगा, 10-15 बच्चे और आएंगे आपके साथ बैठेंगे। तो वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आप एक्चुअल कितने पानी में हैं। क्योंकि ऑनलाइन में बिल्कुल कुछ नहीं समझ आता। आप बस एक करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप स्टार्टिंग में कोशिश करेंगे कि अगर रिकॉर्डेड ले लिए तो मैं एक ही हफ्ते में 10 लेक्चर लगा लूंगा, 15 लगा लूंगा या 20 पूरे कर लूंगा। और फिर एक जोन आता है कि आप ब्रेक होते हैं और फिर आपसे 2 लेक्चर भी नहीं लगाए जाते पूरे पूरे वीक में। तो डिसिप्लिन, अगर आप बहुत ज़्यादा आप पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं चीज़ें कर लेता हूँ, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता, मैं टाइम टेबल रिगरसली फॉलो करता हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता उस एक्सट्रीम पे डिसिप्लिन आ पाता है, बट फिर भी बहुत होते हैं बच्चे। तो एक बार एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ऑफलाइन कोचिंग में तो इसलिए हमेशा मेरे लिए एनवायरनमेंट सबसे पहले है। क्योंकि एनवायरनमेंट जब तक नहीं देगा ना, तो एक वो जो लिटिल बिट प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर से ही पुश मिलता है। मोटिवेशन, ये सब चीज़ें 1-2 दिन काम आती है बट आगे पुश नहीं कर पाते। तो मेरा हमेशा यही रहता था कि क्लास में थोड़ा सा आउटस्पोकन हूँ, जो भी डाउट आया उसी टाइम सर से पूछ लूँ। तो कई बार ऐसा होता था कि उसी टाइम आ गया, सर ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग मैं लेके चलता हूँ कि सर अगर ये चीज़ ऐसे थी तो यहाँ पे ये चीज़ वो ऑपोजिट कैसे हो गई। तो फिर हमें पता चलता था कि ऑपोजिट नहीं हुई है, उसका एक मेथड अलग आया है। तो कई बार तो इतने डीप डीप डिस्कशंस होते थे मेरे और सर के। फिर ऐसे होता था कि मैं पीवाईक्यूज करता था, बिट्स एंड बाइट्स सॉल्व करता था, और मॉड्यूल सॉल्व करता था कोचिंग की। तो एक मैं डाउट्स बना लेता था, फिर उनकी फोटोज क्लिक करके पीडीएफ बना लिया। तो जैसे हर सब्जेक्ट के मेरे ऐसे 60-70 क्वेश्चंस हो गए, तो फिर मैं सर से ऐसे एक्स्ट्रा टाइम लेके या क्लास में, तो हम सर सब बच्चों के लिए सर कह देते थे कि आज सैटरडे है तो आज अपन क्लास के बजाय डाउट सेशन रख लेंगे। तो उसके अंदर जैसे बच्चे, मेजर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो क्वेश्चंस ही नहीं करते। तो मैं, ऐसे होता था हम डाउट सेशन में आ ही 2-3 बच्चे रहे हैं,
तो बट मैं उसको बहुत यूज़ करता था उस चीज़ को, मैं और सर ऐसे लगे हुए हैं कि सर ऐसे होना चाहिए, ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए। तो मैंने अपनी नॉलेज को बहुत एक्सपेंड किया सर की मदद से। तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस आया था। लाइक मुझे अभी तक याद है, जब मेरा 4 सब्जेक्ट हुए थे सिर्फ, मैथ सेप्टी को छोड़ के, वो तो थोड़ा बहुत मुझे पहले से ही आता था। तो जैसे सिग्नल, कंट्रोल, नेटवर्क और डिजिटल ख़त्म हुआ था, तब मैंने फुल मॉक टेस्ट दिया था। और इन 4 सब्जेक्ट के बेसिस पे मेरे 47 समथिंग मार्क्स आए थे। तो मैंने वो 47 मार्क्स जब सिक्योर किए थे ना, तो भी कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार अभी तो 50% सिलेबस बचा है, कोर सब्जेक्ट बचे हैं। तो अभी अगर मैं 47 आ रहे हैं तो फिर तो मैं इजीली ले आऊँगा। तो वही था कि वो बीच में अगर गैप नहीं आता तो मैं मे बी और ज़्यादा ले आता। बट वो तो हमेशा थोड़ा बहुत तो रहता ही है कि इससे और ज़्यादा और ज़्यादा। तो बट मेरा यही रहता है कि ऑफलाइन अगर आपको नहीं पता, आपको पाथ नहीं नज़र आ रहा, आपको लग नहीं रहा, तो एक बार ऑफलाइन एनवायरनमेंट देता है, पुश देता है, साथ में डाउट सॉल्विंग इजी होती है। ऑनलाइन में क्लियर नहीं होता, आप कितना भी कर लीजिए, आप चाहे टाइप करके बता लिए, चाहे कुछ भी करो, बट ऑनलाइन में एक वो रह ही जाता है कि यार ऐसे नहीं, ऐसी चीज़ क्यों नहीं हुई सर। वो जो रहता है ना, ऐसे ही नहीं, ऐसे क्यों नहीं हुई। वो जो इंजीनियरिंग का वो आता है जब अपने इन डेप्थ जाते हैं कि यार ऐसे भी तो हो सकती थी सर, बेसिक ऐसे था तो ऐसे क्यों नहीं हुआ। तो वो ऑफलाइन में बेटर रहता है। थैंक यू ऋषि। अब जो मैं नेक्स्ट आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने अभी बताया कि आप ईएससी की प्रेपरेशन करेंगे, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है कि आप ईसी में सॉरी ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में एक बेहतरीन रैंक लेके आए। अपनी मेहनत को और जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू आप रखेंगे जैसा आपने बताया। तो मैं, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी हमारे पास नेक्स्ट बैच सेशन के लिए 2026 के लिए हमारे बैचेस चल रहे हैं, ऑन गोइंग है, स्टूडेंट्स हमारे से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हमारा चैनल ज्वाइन किया हुआ है। तो आप क्या अपनी तरफ से सजेशन या गाइडेंस स्टूडेंट को देना चाहेंगे फाइनली, ताकि वो अपनी जो स्टडी है उसको बहुत अच्छे रिफाइन कर सके, बहुत अच्छे ढंग से जो है उसको कर सके, प्लीज। तो जैसे मैं अपनी स्ट्रेटेजी में बार बार बोलता आ रहा हूँ, बार बार कहता आ रहा हूँ, आप सबको क्वेश्चंस पे फोकस करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, अगर अपन सिग्नल की बात कर रहे हैं, तो जब तक कॉन्वोल्यूशन चल रहा है तो जब तक इजी रहे, एक बार आराम से नोट्स वगैरह पढ़ लें, ट्राई करें कि क्लास में ही आपका 80% आपके माइंड में आ जाए, ताकि आपको बाद में जाके वापस से रिवीजन वगैरह या नोट्स फिर से नहीं देखने पड़े। और एक चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी, वो ये है कि आप क्लास में आ रहे हैं, क्लास में आपका माइंड कहीं और है, आप कहीं और हैं, तो आप बस क्लास तो लगा रहे हैं कि यार टॉपिक पूरा हो गया, क्लास में आ गए, और उसके बाद में आपको जाके यूट्यूब पे या कहीं और भी वो लेक्चर फिर से लगाना पड़ रहा है। तो आप एक ही मेहनत 2 बार कर रहे हैं, और आप दूसरी बार वो लगाएंगे, उसके बाद में आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कि आप प्रैक्टिस भी करें। क्योंकि अपने को कॉलेज भी मेंटेन करना होता है, साथ साथ में उसके बाद कोचिंग भी आना होता है, कोचिंग का टाइम होता है, फिर थोड़ा बहुत खुद के एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम चाहिए। तो अगर आप बाद में जाके लेक्चर्स लगाएंगे तो आपके पास वो टाइम जो क्वेश्चंस को देने का था वो खत्म हो गया। तो पहली चीज़ तो वो। सेकेंडली कि क्लास में जितना फोकस ज़्यादा करोगे, जितना ज़्यादा रहोगे कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं सर ने, वो ट्राई करोगे सबसे पहले आप ही आंसर करो, या सबसे पहले उसी टाइम, क्योंकि उस टाइम फॉर्मूला भी आपके फुल सामने ही है, अभी तो लिखवाया है तो याद होता है। प्रैक्टिस ज़्यादा कर लोगे तो वो माइंड में बैठ जाएगा, क्योंकि लिख लिख के ऑलमोस्ट चीज़ें याद हो ही जाती हैं। और जो अगर मैं कहूँ कि इसके अलावा ज़्यादा फोकस करो प्रैक्टिस पे और टेस्ट सीरीज पे। जब तक टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, आप खुद को ये नहीं कहेंगे कि आपका सिग्नल हो गया। सिग्नल पे अगर जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट में 50 मार्क्स का सिग्नल है, अगर आपने 40+ सिक्योर कर लिए, तब आप कहिए कि हाँ अब मेरा सिग्नल ख़त्म है, अब मैं अगले सब्जेक्ट के ऊपर ऐसे ही करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल PYQs, फिर मॉड्यूल क्वेश्चंस, उसके बाद टेस्ट, और टेस्ट में जब मार्क्स आ गए तब आप खुद को कह सकते हैं कि हाँ अब मेरा सब्जेक्ट खत्म हो गया, अब मैं एक्स्ट्रा कुछ करूँगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब बच्चे ज्वाइन करते हैं, बच्चों का ऐसा रहता है कि ये भी कर लेता हूँ सर, अभी स्लो चल रहे हैं तो मैं खुद से एनालॉग कर लेता हूँ या खुद से वो कर लेता हूँ। तो पहले अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, क्वेश्चंस हो जाएं, टेस्ट दे लें, उसके बाद में भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार अभी भी बहुत स्लो चल रहा है, अभी भी मेरे पास 3-4 घंटे बचे हैं, तो फिर वो आपकी मर्जी है, फिर जैसे भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई वीक टॉपिक है आपका तो वो उस टाइम कर लीजिए, बट पहले बेसिक जो नेसेसरी पार्ट है
उसको स्किप मत करिए। तो मेजर मेरे जो फ्रेंड ग्रुप भी था वो यही बार बार ये गलती करते थे कि एकदम से जब स्टार्टिंग है स्लो है तो उनको बहुत कुछ करना है, फिर वो जैसे स्पीड अप होता था तो वो प्रैक्टिस भी पूरी नहीं हो रही। मेरी खुद की लास्ट में जाके मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत टाइम तक सब्जेक्ट पूरा हो गया, उसके बाद में मैंने PYQs उठाए। तो अभी स्मूथ है, तो स्टार्टिंग के सब्जेक्ट्स को बहुत पकड़ के चले, स्ट्रॉन्ग करते चले, क्योंकि बाद में तो फिर एक टाइम के बाद आप भी वो हो जाएंगे और चीज़ें थोड़ी सी पेसअप भी होंगी। तो मेरा यही सजेशन है कि प्रैक्टिस और अपने आप को तभी वैलिडेट करिए जब मार्क्स आ जाए, कि आफ्टर ऑल नॉलेज अपने को रिसर्च नहीं करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह ही लेना है। मार्क्स नहीं आए तो चाहे मुझसे भी ज़्यादा आता हो, बट अब उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो रिजल्ट ही लास्ट चीज़ है जो आपके मायने रखती है। लास्ट में अभी मैंने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस जो मुझे लगता था इम्पोर्टेंट है वो मैंने ऋषि से किए। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जो है आज की डेट में पेशेंस जो है लेवल कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। पहले जो स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज मैं आई एम इनटू दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स, यू कैन से 15 ईयर्स आप कह सकते हैं। तो मैंने जो आज मैं डिफरेंस देख रहा हूँ आज के प्रेजेंट स्टूडेंट में और जो पहले स्टूडेंट थे, कहीं ना कहीं पेशेंस लैग। अब बच्चों को ये चाहिए कि बस जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म हो जाए, लेकिन आपका सिलेबस कैसे कवर हो रहा है, उसमें कंटेंट क्या है, दे आर लीस्ट कंसर्न। तो हमारी ये स्ट्रेटेजी, हमारे टीचर्स की स्ट्रेटेजी है कि हम पूरा थॉरोली हम सिलेबस को कवर करते हैं, ताकि क्वेश्चंस जहाँ से भी आए, आपका एक भी क्वेश्चन जो है अगर छूटता है तो आप कई रैंक पीछे चले जाते हैं। तो आपको पेशेंस रखनी है पूरे एग्ज़ाम प्रेपरेशन के दौरान, और आपको बड़ा कूल रह के चलना है। प्रेशर हैंडलिंग, प्रेशर रहेगा, उसको कैसे हैंडल करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ऋषि, आज आप हमारे बीच में इतना टाइम निकाल के आए, और जो आपने सपने संजोए हैं वो आपके साकार हों। और हमारे लिए भी एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि आपने ये रैंक यहाँ चंडीगढ़ में रहते हुए हासिल किया, मेहनत किया, हमारे टीचर्स ने मेहनत की, हमारी पूरी टीम ECG और गेट गुरुज की आपको फिर कॉन्ग्रेचुलेट करती है। और ये दुआ करती है कि आप जो अपना जो भी आपने प्लान किया है वो आप अचीव करें। तो मैं फिर एक बार ऋषि का धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी जो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सुमित चौधरी से, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 97 इंस्ट्रूमेंटेशन में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 219 रैंक लिया है। तो हम उनसे भी रूबरू होंगे, वो भी हमारे क्लासरूम स्टूडेंट रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, नए वीडियो में मिलेंगे सुमित चौधरी के साथ एक इंटरव्यू में। धन्यवाद, थैंक यू।